हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम भारतेंदु युग के टॉप जो 50 MCQs है, यानी कि 45 प्लस मेरे पास MCQs है, तो सॉरी 45 प्लस MCQs इस वीडियो में हम करेंगे। और भारतेंदु युग के सभी MCQs रहने वाले हैं। और हमारे अपने चैनल पर TGT PGT एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, HPSC स्क्रीनिंग यानी कि HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो रिक्रूटमेंट निकले हुए हैं, तो उनमें अभी काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप उनकी आराम से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है TGT PGT एस्टेट वालों का पेपर 7 और 8 दिसंबर को है, तो हम पहले इनके लिए अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। तो आज की वीडियो जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है। TGT PGT एस्टेट, UGC नेट, HPSC स्क्रीनिंग इत्यादि के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यही बताना चाहूँगी कि आज की वीडियो से अगर कोई नया कैंडिडेट जुड़ता है और वो TGT PGT एस्टेट की तैयारी करना चाहता है, तो TGT PGT एस्टेट है मतलब हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब तक एस्टेट क्वालिफाई नहीं होता, वो कैंडिडेट हरियाणा में टीचर बनने के सपने नहीं ले सकता। यानी कि हरियाणा में टीचर बनने के लिए एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर PRT टीचर बनना चाहते हैं तो PRT का एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। यदि TGT लेवल पर टीचर बनना चाहते हैं तो TGT एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर लेक्चरर PGT पोस्ट पर टीचर बनना चाहते हैं तो आपका PGT एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम MCQs करेंगे। और TGT PGT एस्टेट की अगर कोई कैंडिडेट तैयारी करना चाहता है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन पर प्रेस कर लें। उसके बाद आप चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट चेक करें। TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें मैंने जितनी भी वीडियो डाली हैं वो सभी आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम भारतेंदु युग के ही MCQs क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल तक के MCQs जो है मैं पूरी व्याख्या सहित करवा चुकी हूँ। और ये सभी वीडियोस आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और पढ़ा हमने कहाँ तक दिया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल आज हमारा समाप्त हो गया है। बस एक वीडियो और आएगी साठोत्री कविता की, तो उसके बाद जो है आदिकाल का जो पद्य खंड है ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो भारतेंदु युग के हम MCQs करेंगे। उसके बाद छायावाद, द्विवेदी युग, छायावादी प्रगति और प्रयोग की मैं इकट्ठी ही एक वीडियो डाल दूंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में केवल भारतेंदु युग के हम कुछ MCQs करने वाले हैं। तो शुरुआत करती हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर की। और कोशिश करूंगी अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो देने की, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अभी मैं सोच रही थी कि शेड्यूल आने वाला है, तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई लोड नहीं है, क्योंकि उसका शेड्यूल आने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि SC और DSC का जो है वो आरक्षण के ऊपर थोड़ा सा भी चल रहा है, इसकी वजह से डिले होंगे और भी। तो अभी आपको कोई भी उसका शेड्यूल देखने को नहीं मिलेगा। तो एस्टेट की तैयारी हम थोड़ा दिन जमकर करते हैं। तो शुरुआत करती हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर की। और वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आप अपने आप को जांचें। ये MCQs कराने से पहले मैं ये मानकर चलती हूँ कि अभी तक मैंने जितने भी 41 वीडियोस अपलोड की हैं वो सारी आपने देख ली होंगी। अगर कोई कैंडिडेट आज से हमारे साथ नया जुड़ता है तो जो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सबसे पहली वीडियो ही आपको सिलेबस की मिलेंगी। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर आप नए हैं या किसी अदर स्टेट के हैं तो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि कैसे क्या है। वहाँ से आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। भारतेंदु प्रश्न नंबर 1 है, भारतेंदु युग का अन्य नाम। तो ये मैंने जब वीडियो पढ़ाई थी, जब बहुत आराम से बताया था, बहुत अच्छे से बताया था कि क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भारतेंदु को दूसरा और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रश्न नंबर 1 का सही ऑप्शन रहने वाला है जागरण काल, पुनर्जागरण काल। क्या कहा जाता है? जागरण, पुनर्जागरण काल। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन पे जैसे ना इस तरीके से पेंसिल से टिक किए हुए हैं, मैंने इरेज करने की कोशिश की है लेकिन फिर भी दिख रहा है, तो एक दो क्वेश्चन पर ही है, सभी पे नहीं है। तो थोड़ा सा इसे इग्नोर करके चलें, बाकी आपको नहीं मिलेगा, 7-8 क्वेश्चनों पर ही मिलेंगे।
दूसरा प्रश्न है भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। जैसे कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम सभी युग की प्रवृत्तियां आप करवाइए, तो जैसे आप ऐसे एमसीक्यूज करेंगे तो आपको प्रवृत्तियां भी पता चल जाएगा, और मैं सभी युग की प्रवृत्तियां भी करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियां नहीं है पूछा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता और देश प्रेम ये काव्य प्रवृत्ति थी, सामाजिक चेतना भी विद्यमान थी, भक्ति परक काव्य की प्रधानता, हास्य व्यंग्य, तो हास्य व्यंग्य भी था, जैसे प्रताप नारायण मिश्र की जो रचनाएं थी वो सारी हास्य व्यंग्य थी, जैसे भो, नाक, पेट, इस तरीके की। तो भक्ति परक काव्य की प्रधानता जो है भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्ति नहीं थी। भक्ति परक कहाँ तक रही, भक्ति काल तक रही और रीति काल तक रही। रीति काल में भी भक्ति काल की प्रधानता थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है, आपको ये बताना है। तो मैंने ट्रिक भी बताई थी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र और श्रीधर पाठक। तो भारतेंदु मंडल के कुछ मैंने कवि आपको बताए थे, अगर आपने वीडियो जरूर देखी है तो आपको जरूर ध्यान होगा। तो ये इसका प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक। और श्रीधर पाठक कौन से युग में आता है, वो द्विवेदी युग का सबसे पहला ही कवि है, जिसने स्वच्छंदतावादी कवियों में जिसकी गणना होती है। खड़ी बोली में स्वच्छंदतावादी रचना करने वाले पहला कवि श्रीधर पाठक हैं। तो ये इसका आंसर नहीं पूछा था, तो नहीं वालों प्रश्नों पर आपको विशेष ध्यान देना है। भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर क्या है, ये कविता है या मौलिक नाटक है या हास्य व्यंग्य रचना है या अनुदित नाटक है। प्रश्न नंबर 4 के ऊपर आपको ध्यान करना है। प्रेम सरोवर, तो आप सभी को पता है कि प्रेम सरोवर जो है भारतेंदु जी की एक कविता है। प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है, तो ये सीधी सी बात है, यहीं पर दिया हुआ है, तो भारतेंदु की रचना है प्रेम तरंग। भारतेंदु जी ने विजयिनी विजय पताका की रचना की। अब देखो, जो मैंने एमसीक्यूज लिए हैं वो मैंने किसी दूसरी बुक से लिए हैं, और जो मैंने पढ़ाया था वो मैंने किसी दूसरी बुक से पढ़ाया था, लेकिन ये भी प्रश्न उसमें था जहाँ पर मैंने पढ़ाया था। बाकी ये प्रश्न तो सारे नॉर्मल थे, ये आपको हर एक किताब में मिल जाएंगे। तो विजयिनी विजय पताका, अगर उन नोट्स को जो मैंने वीडियो पढ़ाई थी भारतेंदु युग की, अगर उसको ध्यान से आपने पढ़ा है तो ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर बताना है। कवि वचन सुधा के सफल प्रकाशन पर, जी नहीं। तो भारतेंदु मंडल के गठन पर, जी नहीं। अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में, जी हाँ, ये इसका सही आंसर होगा कि अंग्रेजों की जब मिस्र पर विजय हुई थी तो उस खुशी में भारतेंदु जी ने एक रचना की थी, विजयिनी विजय पताका नामक रचना की थी। तदीय समाज की स्थापना इन्होंने 1873, और किसी बुक में आपको 1874 भी मिलेगा। तो 1873 में इन्होंने क्या की थी, तदीय समाज की स्थापना की थी। उसके बाद है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर 8 है, कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है। जल्दी जल्दी बताना है, आसान आसान प्रश्न है। कौन सी कृति, प्रश्न नंबर 7, भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती। तो आपको पता है कि ये तीनों रचनाएं किसकी हैं, भारतेंदु जी की हैं। और वैदिक हिंसा ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं, ये अनुदित रचनाएं नहीं है। और कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए की तरफ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता बतानी है। अब यहाँ पर कोई टिक नहीं लगा हुआ है, 2-4 क्वेश्चनों पर ही टिक थे। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता आपको बतानी है। प्रश्न नंबर 8, प्राचीन और नवीन का समन्वय, यानी कि जो पुराना था और जो कुछ नया था दोनों में सामंजस्य बैठाते हुए काव्य रचना की गई भारतेंदु के काल में, तो ये विशेषता है। सांप्रदायिक कट्टरता का अभाव, ब्रज और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना, व्यंग्य द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा। सबसे बड़ी विशेषता, वैसे तो ये सारी ही विशेषताएं हैं, ये सारी ही विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता अगर पूछे तो प्राचीन और नवीन का समन्वय यानी कि सामंजस्य इसमें था। अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रसार के लिए भारतेंदु ने एक स्कूल खोला था जो अब उन्नति करते करते हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया। इस स्कूल का आरंभिक नाम क्या था, तो इसका आरंभिक नाम था
चौखंबा स्कूल, ये आपको ध्यान रखना है। चौखंबा स्कूल इसका आरंभिक नाम था, जो कि अब हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया है। भारतेंदु कृत फूलों का गुच्छा में संग्रहित है, इसमें क्या संग्रहित है? प्रश्न नंबर 10 में बताना है। अनुदित नाटकों के प्रमुख अंश, अंग्रेज सरकार के कार्यकलापों पर व्यंग्य, खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं, विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके लेख। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 10 का, खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं। यानी कि भारतेंदु कृत जो फूलों का गच्छा, जो इनका काव्य संग्रह है, उसके अंदर खड़ी बोली में रचित सभी कविताएं संकलित की गई हैं, खड़ी बोली में, ध्यान रखना है। और ये प्रश्न भी मैंने उस समय जब वीडियो मैंने पढ़ाई थी, भारतेंदु युग आपको पढ़ाया था, तब भी करवाया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। यह पंक्ति भारतेंदु की किस रचना में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। प्रश्न नंबर 11, तो पर ये पूछी जाती है कि पंक्ति किसकी है। पहले तो इसे ध्यान रखें, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, तो ये किसकी किस रचना में है ये पंक्ति, प्रश्न ये पूछा है। तो उत्तरार्ध भक्त माल एक रचना है भारतेंदु जी की, उसके अंदर इन्होंने ये पंक्ति कही है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 12 है, भारतेंदु ने किसके सम्मान में श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा। प्रश्न नंबर 12 काफी अच्छा प्रश्न है। भारतेंदु ने किसके सम्मान में श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा? महारानी विक्टोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर, काशी नरेश के सम्मान में, लॉर्ड रिपन के काशी आगमन पर, या उपयुक्त सभी के सम्मान में। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा महारानी विक्टोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर। मन की लहर काव्य ग्रंथ के रचयिता बताना है, तो मैंने आपको बताया था रचनाएं तो आपको याद करनी है। मन की लहर, त्रेप्यांतम, ये किसकी रचनाएं थी? सारी प्रताप नारायण मिश्र के। और प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, ये सारे भारतेंदु युग के ही कवि हैं। अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? तो ये बताना है प्रश्न नंबर 14, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की ये रचना है। तदीय समाज से किसका संबंध था? तदीय समाज से किसका संबंध था? तो तदीय समाज की स्थापना ही किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न है, नए जमाने की मुकरी के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर बताना है। नए जमाने की मुकरी के लेखक हैं, तो ये किसकी रचना है? ये भारतेंदु जी की रचना है। भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासब, रासब का मतलब होता है गधा, और एस्टेट का पीजीटी का अगर पिछले सालों का पेपर उठाकर देखेंगे तो रासब ये पर्यायवाची पूछे गया था गधा का, और उसमें पर्यायवाची में रासब भी दिया गया था। तो भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को गधा कहा है, ये आपको बताना है प्रश्न नंबर 17 में। तो ये भारत दुर्दशा में कहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा है? यानी कि जो खड़ी बोली के समर्थक थे उनको जिद्दी और मूर्ख किसने कहा? तो ऑप्शन आपको चूज करना है। ऑप्शन अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये कहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। प्रश्न नंबर 19 है, प्रेम, ये मैं इसलिए जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि मैंने सारा पहले पढ़ाया है और उसके बाद मैं एमसीक्यूज करवा रही हूँ। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि जो कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो उन्होंने सभी वीडियोस देखे हैं, तो फटाफट आप टिक कर देंगे। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 19 बताना है। तो प्रेम संपत्ति लता जगमोहन सिंह की रचना है। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? प्रेम श्यामा प्रेम संपत्ति लता, तो ये जगमोहन की रचना है। भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? प्रश्न नंबर 20 का सही आपको आंसर बताना है। भारतेंदु मंडल के किस लेखक को, यानी कि वो लेखक जो है भारतेंदु मंडल का ही है, लेकिन सबसे सजग, सतर्क और गहरी सूझबूझ वाला बताना है कौन सा कवि है? प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, तो जी नहीं, ये दोनों नहीं है। उसके बाद है
बाल मुकुंद गुप्त, जगमोहन सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूलाधार है, मतलब साहित्य में कौन सी रचना से ये प्रसिद्ध होते हैं? तो सभी को पता है इसका आंसर शिव शंभू का चिट्ठा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए ये लिखा है शिव शंभू का चिट्ठा। तो बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूलाधार कौन सा था? शिव शंभू का चिट्ठा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भारतेंदु मंडल के लेखकों की सर्व प्रमुख विशेषता रही है। अब यहाँ पर जो भारतेंदु मंडल के लेखक थे उन सब की विशेषताएं कौन कौन सी थी, तो ये बताना है। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर आपको बताना है। इनके कृतित्व में, कृतित्व का मतलब होता है उनकी रचनाएं, कृति का मतलब होता है रचनाएं। ऐसे ना आप समझते हुए चले, जब आप पीजीटी एस्टेट का पेपर उठा के देखना, उसमें कृति श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में पूछा हुआ था। तो कृति का मतलब है रचना, रचनाएं, निर्माण करने वाला, कुछ इस प्रकार से शब्द आपको मिलेगा। इनमें कृतित्व में राष्ट्रीय भावना मुखर हुई है। ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। इन लेखकों में अधिकांश नाटककार थे। इन्होंने हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में प्राणपण सहयोग दिया। तो इनमें से आपको सही पूछा है कि सर्व प्रमुख विशेषता रही है। सर्व प्रमुख बताना है। आप देखो अधिकांश तो नाटककार भी थे क्योंकि भारतेंदु जी ने भी नाटक लिखे हैं। राष्ट्रीय स्वर की भावना भी मुख्य थी। अब आप इसके चक्कर में पड़ गए होंगे, लेकिन प्रश्न की प्रकृति को आप समझे कि सर्व प्रमुख विशेषता पूछी है, तो इनकी सर्व प्रमुख विशेषता थी कि ये सभी पत्रकार थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान से करना है। भारत बारहमासा किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर आपको देना है। तो भारत बारहमासा राधा कृष्ण प्रेमदास की, भारत बारहमासा और ये वर्षा विनोद, ये सब इनकी ये किसकी रचना थी? राधा कृष्ण दास की। भारतेंदु जी की रचना नहीं है, आपको बताना है इसमें भारतेंदु जी की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 24 में आपको बताना है। तो लोकोक्ति शतक जो वेणुगीत, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, तो ये सारी रचनाएं किसके हैं? भारतेंदु जी की है। और नहीं है तो किसकी नहीं है? लोकोक्ति शतक, त्रिप्यांतमा, ये उसकी थी। एक सेकंड के लिए, तो लोकोक्ति शतक ये किसकी थी? प्रताप नारायण मिश्र की है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में भारतेंदु जी की रचना कौन सी है? तो भारतेंदु जी की रचना बतानी है आपको, इसमें कौन सी है भारतेंदु जी की रचना? ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। श्रृंगार सतसई, प्रश्न नंबर 25 का आंसर करना है। कौन सी रचना भारतेंदु जी की है? जीर्ण जनपद, श्यामलता, त्रिप्यांतमा, तो ये किसकी रचना है? इसमें भारतेंदु जी की रचना किसकी है? श्रृंगार सतसई जो है ये भारतेंदु जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुकवि सतसई किसकी रचना है? सुकवि सतसई किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 26 का आपको सही आंसर देना है। तो ये है 26 का अंबिका दत्त व्यास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रत्येक प्रश्न में कथन दिया गया है, उत्तर स्वरूप 4-4 विकल्प हैं, सही उत्तर का आपको चयन करना है। जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है और स्क्रीनिंग एग्जाम में भी ये पंक्ति पूछी गई थी। प्रश्न नंबर 27 का आपको आंसर देना है। तो जपो निरंतर एक ही जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद ये पंक्ति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको 8-10 पंक्तियाँ मिलेंगी जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा उपयोगी हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, तो ये 2 पंक्तियाँ आपको पेपर में दी जाती है और पूछी जाती हैं कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्ति हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। याद रखना है, दोनों ही पंक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक बार नहीं कई बार पेपर में आई हुई है। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर करना है कि ये पंक्ति किसकी है। प्रश्न नंबर 29 में तो जैसे कंता घर रहे, कंता प्रताप, तो ये है प्रताप नारायण मिश्र की।
कंता प्रताप, मैंने तो ऐसे कर रखी थी, ठीक है, ऐसे आपको भी करनी है। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजाऊनी, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति, और ये भी पेपर में कई बार पूछी गई है। तो ये पंक्ति बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप वीडियो एक बार यूट्यूब से ज़रूर देखें, लेकिन आपके पास जो बुक है ना वो सब्जेक्टिव टाइप की बुक होनी चाहिए। आपको सब्जेक्टिव टाइप की बुक जो है एक जरूर पढ़नी है, ये नहीं कि केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप के पढ़ेंगे तो चाहे आप उस बुक को 10 बार पढ़ लें, लेकिन फिर भी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो सब्जेक्टिव टाइप की जो बुक है जिसमें व्याख्यात्मक रूप से दिया हुआ होता है कोई भी टॉपिक, तो उसे आप जरूर पढ़ना। और वैसे ही बुक अपने पास रखो हिंदी साहित्य की, जैसे कि एक अशोक तिवारी की है, वो भी बुक काफ़ी अच्छी है। मेरे तो साधन एक ही है जग, मेरे तो साधन एक ही है जग, नंद लल्ला वृष भानु। तो वृष भानु ये कई बार पूछा जाता है, ये राधा का पर्यायवाची है। वृष भानु दुलारी, तो इसका सही आंसर आपको बताना। प्रश्न नंबर 31 का, मेरे तो साधन एक ही है जग, प्रश्न नंबर 31। तो ये पंक्ति किसकी है? भारतेंदु जी की। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, आखियाँ दुखिया नहीं मानती हैं। प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर देना है। तो ये पंक्ति भी किसकी है? भारतेंदु जी की। तो कुछ पंक्तियां हैं, इन्हें आप अपने ध्यान में बिठा ले किसी भी तरीके से। चित्त चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चली बे की चलाई ना। अब इसमें चह 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 की आवर्ती है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर करना है। चित्त चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चली बे, कि ये इनकी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, तो ये प्रेमगन की है। प्रश्न नंबर 33 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदी नई चाल में डली, ये पंक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इस पे मैंने टिक कर रखा है। ये पंक्ति जो है ये भारतेंदु जी की है। प्रश्न नंबर 34, कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बाल विधवन की विपत्ति, मैंने इसको ट्रिक बना रखी थी, और ये प्रश्न भी कई बार पेपर में पूछा गया है। तो इसकी ट्रिक मैंने बना रखी, जो प्रताप होगा ना, प्रताप मतलब जो बहुत बड़ा होगा, जो नारायण होगा, नारायण भगवान हरि का पर्यायवाची मान के चलते हैं, वही बाल बच्चों की और विधवाओं की विपत्ता को सुनेगा। इस तरीके से आप इसकी ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। तो प्रताप नारायण चौधरी की पंक्ति हो जाएगी, याद रखना। जो विषया संतन तजी, ये सारी वही पंक्तियां जो पेपर में कई बार पूछी जा चुकी हैं। जो विषया संतन तजी ताई मूड लपटाने, तो जो विषय संतन तजी, अनेक विषयों को कौन तज देता है, ऐसे ट्रिक रख लेना। तो जो भगवान होता है वही तज सकता है, बाकी तो सब संसार में लीन है। तो ये पंक्ति किसकी है? राधा कृष्ण दास की है। पै धन विदेश चली जात, अह अति ख्वाबारी। तो प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर करना है। तो ये पै धन विदेश चली जात, ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा उत्तम भारत देश, तो ये पंक्ति किसकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रश्न नंबर 38। तो ये राधाचरण गोस्वामी जी की पंक्ति है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। तो बताना है कि ये शब्द किसने कहे कि भारतेंदु युग का जो साहित्य है वो व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा। ये पंक्ति किसने कही? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। तो आधुनिक युग के प्रवर्तक को पूछा जाए तो आपको भारतेंदु बताना है। और उसके बाद है प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर बताना है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, ये बात किसने कही? प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। तो ये पंक्ति किसकी है? प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर आपको जब सही आंसर करना है तो ये पंक्ति रामविलास शर्मा की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इन पंक्तियों में कुछ समझाने का नहीं होता है, ये आपको एज इट इज याद रखनी है। प्रश्न नंबर 42, आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया है?
प्रश्न नंबर 42 का सही आंसर बताना है आपको। तो आपको सभी को पता है कि हम भारतेंदु युग पढ़ रहे हैं, तो अधिकतर प्रश्नों का उत्तर क्या होगा? भारतेंदु होगा। तो ये टॉप 42 क्वेश्चंस थे जो इस युग के थे। इसमें हमने महत्वपूर्ण पंक्तियां भी पढ़ी, रचनाएं भी पढ़ी। सारे ही 7-8 कवि हैं भारतेंदु मंडल के, तो मेरे ख्याल से सभी की रचनाएं भी आपको याद होंगी। और अगर रचनाएं याद नहीं है तो आज आपने एमसीक्यूज किए, आपको पता चला होगा कि आपको रचनाएं याद हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो अभी अपनी बुक उठाइए और 1 घंटे में पूरा भारतेंदु युग को रिवाइज करके रख दें, ठीक है? क्योंकि अब रिवीजन फास्ट करना है आपको। अगला युग है द्विवेदी युग, और इसके सारे एमसीक्यूज द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगति, प्रयोग, इन सब के मैं एक ही साथ एक ही वीडियो में आपको करवा दूंगी, ठीक है? तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।